नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और आज हम बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड की। वही श्रद्धा हत्याकांड जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। आफताब वो शख्स जो श्रद्धा से बेहद प्यार करता था। 3 साल तक उनका प्यार परवान चढ़ा और प्यार जो तब्दील हुआ ये मौत में तब्दील हुआ, एक नृशंस हत्याकांड में तब्दील हुआ। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए फ्रिज पे उनको रखा था और बीते 16 दिन तक लगातार वो एक एक दिन रात के 2 बजे उठकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उन टुकड़ों को डाला करता था और उसके बाद फिर घर आ जाता था। फिर लाश के टुकड़ों के साथ रहकर ही अपना दिन व्यतीत कर रहा था। परत दर परत अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि ये जो पूरी कहानी शुरू हुई थी, ये कहानी शुरू हुई थी मुंबई से, जहां पर ये दोनों शख्स एक ही दफ्तर में नौकरी करते थे। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से प्यार परवान चढ़ा, दोनों में करीबियां यहाँ पर बढ़ी। लड़की के घर वालों ने लड़की को बेहद समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद लड़की नहीं मानी और लड़की अंततः दिल्ली उस शख्स के साथ आ जाती है जिस शख्स के साथ उसने जीवन के न जाने कितने सपने देखे थे। लेकिन उसे शायद ये नहीं मालूम था कि जिस आफताब के साथ वो सपने संजो रही है अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, वही आफताब एक दिन मौत का कारण उसके लिए बन जाएगा। और हुआ भी वही। आफताब ने उसको इतनी बेरहमी से मारा कि जिसने भी सुना उसकी चीखें निकल गई। यह पूरा घटनाक्रम दिल्ली में हुआ। 18 मई 2022 को दिन आखिरी था श्रद्धा के जीवन का और उसे शायद नहीं मालूम था कि जिस आफताब के साथ वो कई सपने संजो चुकी है, कई सपने देख चुकी है, वही आफताब उसका जीवन खत्म कर देगा। उसके बाद जब परत दर परत खुली, जब खुलासे हुए, तो मालूम चला कि कितनी बेरहमी से आफताब ने श्रद्धा को मारा। लेकिन अब जरा चीजों को समझते हैं, उन चीजों पर जरूर जाते हैं कि आखिर ये चीजें होती क्यों हैं। दरअसल जिस तरीके से अगर मनोचिकित्सकों की बात करें तो मनोचिकित्सकों का साफ तौर पर कहना है कि ये एक तरह का मनोविकार होता है, जिस मनोविकार के तहत ही आदमी इतनी घटिया और इतनी खतरनाक घटना को अंजाम दे देता है। अगर हम 12 साल पुराने अगर हम घटनाक्रम की बात करें, अनुपमा हत्याकांड उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था। वो हत्याकांड भी ऐसा ही था, लेकिन उसमें जो शरीर के जो टुकड़े हुए थे वो 72 टुकड़े किए गए थे और उस शख्स ने उन टुकड़ों को डीप फ्रीज में रखा था, जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ जाता था और मांस के टुकड़ों को वो अलग अलग जगह में फेंक दिया करता था। ठीक वही घटना एक बार फिर से दिल्ली में घटती है 18 मई 2022 को। और यहां पर भी जो आफताब है, आफताब उस बॉडी के 35 टुकड़े करता है और उस बॉडी के टुकड़े करने के बाद बाकायदा बाजार जाकर फ्रिज खरीदता है, एक आरी खरीदता है, पॉलिथीन्स के बैग खरीदता है और वहां पर जब वो टुकड़े करता है तो फ्रिज में संभाल कर उन टुकड़ों को रखता है। रात का इंतजार करता था। जैसे ही रात के 2 बजते थे, मेहरौली के आसपास के क्षेत्रों में आफताब जाता था और उन मांस के टुकड़ों को फेंक कर आ जाता था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह पैदा होती है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली बहुत महफूज कही जाती है और कहना भी चाहिए, क्योंकि अगर देश के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, सभी का जो निवास स्थान है वो दिल्ली में है और जाहिर तौर पर वहां पर जो सुरक्षा होनी चाहिए वो चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन रात के 2 बजे जब आफताब अपने घर से निकलता है तो उसको कहीं पर भी कोई भी पुलिसकर्मी नहीं रोकता, नहीं टोकता है, जो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब अगर हम दूसरा पहलू यहां पर देखें कि आखिर वो क्या स्थितियां हैं जिन स्थितियों के चलते आफताब जैसा शख्स इतना खूंखार हो जाता है। अगर कहीं ना कहीं मनोचिकित्सकों की बात करूं, क्योंकि मनोचिकित्सकों का साफ तौर पर यह कहना है कि साइकोपैथ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं मनोचिकित्सक कि उसी के तहत एक मानसिक विकार होता है, जिस मानसिक विकार के तहत जो शख्स इस तरह के घटना को अंजाम देता है उसे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं होता। अब वैसे तो इनको साइकोपैथ कहते हैं, हिंसक प्रवृत्ति, जो मतलब मानसिक विकृति, एक व्यक्तित्व का विकार होता है ये। लेकिन ये भी देखा गया है कि भाई जिन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, दुत्कार सीखी है जीवन में, कुछ ठुकराए हुए लोग, ब्रोकन होम, टूटे हुए घरों से, नशे के वातावरण में पले बढ़े, अपेक्षाओं से के बोझ से लदे, तो वही लोग करते हैं। मैं तो ऐसा ही समझ सकता हूँ। जिन दुकानों से
आफताब ने सामान खरीदा था, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि उसे किसी तरह का कोई विकार नहीं था, उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। हालांकि बाद में मालूम लोगों को पड़ा कि इस शख्स ने ही खून किया था, इतनी बेरहमी से उसने कत्ल किया। लेकिन जिस तरीके से उनके बयान सामने आते हैं उससे साफ तौर पर यह लगता था कि उसको किसी तरह की कोई दुख नहीं था, क्योंकि जब पुलिस ने आफताब को उस फ्लैट से गिरफ्तार किया तो ये वही फ्लैट था जिस फ्लैट में आफताब और श्रद्धा रह रहे थे किराए पर, और वहीं पर उसने इतने दिन बिताए उस लाश के साथ। उसके बाद वो टुकड़े कर करके उन लाश के टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में फेंकता था। उसकी निशानदेही पर कुछ टुकड़े बरामद भी किए गए, लेकिन कुछ टुकड़े अब नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को 6 महीने हो चुके हैं। श्रद्धा का जो मित्र था, उसके मित्र ने जब श्रद्धा को फोन किया तो उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिसके बाद उसने श्रद्धा के भाई को इसकी जानकारी दी। उसके भाई और उसके पिता जब दिल्ली आते हैं तो उसके बाद रिपोर्ट करवाते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद उन्हें मालूम होता है कि उनकी बेटी गायब हो चुकी है। और सख्ती से जब पुलिस पेश आती है आफताब से, तो आफताब एक ऐसी कहानी को बयां करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस के साथ साथ लोगों की भी पैरों तले जमीन खिसक गई। कहीं ना कहीं अगर हम कारणों पर नजर डालें तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। भले ही वहां पर शादी का दबाव लड़की द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन वहां पर आफताब उसको अगर नहीं मारता तो कोई अन्य हथकंडे वहां पर अपनाए जा सकते थे, उससे दूरी वहां पर बनाई जा सकती थी। लेकिन आफताब ने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ एक रास्ता चुना उस लड़की को जान से मारने का, और नृशंस उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। जिस नृशंस हत्याकांड की जितनी भी यहाँ पर जो सजा हो वो सजा कम ही लगती है, जिस तरीके से अगर कानून की बात करें। हालांकि कानूनी दांवपेच की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन कारणों की जो मनोचिकित्सक भी कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एक हद तक जो सोशल मीडिया है, जिस तरीके से जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो लड़का लड़की पास आए थे, क्योंकि एक सोशल साइट थी जो डेटिंग साइट होती है, उसी साइट के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। उसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा, और प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि नतीजा, हालांकि करनी दोनों ने शादी थी, लेकिन नतीजा हुआ आखिर मौत। और जो सोशल साइट्स हैं या फिर जो पिक्चर्स हैं, जो मूवीज हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल समाज को बनाने और बिगाड़ने में रहता है। और जिस तरीके से आज जो विसंगतियां यहां पर आ रही हैं, जो वेस्टर्नाइज कल्चर को अपनाने की कोशिश की जा रही है हमारे समाज के लोगों द्वारा, वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहा है। क्योंकि अगर बात करें मनोचिकित्सकों की, जैसा मैंने जिक्र किया था, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर पुराने समाज को देखें और आज के समाज को देखें तो पुराने और आज के समाज में और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। पहले लव मैरिजेस पहले भी होती थी, लेकिन इस तरह से नहीं होती थी जिस तरीके से आज लव मैरिजेस की एक बाढ़ सी आ गई है। पहले लिव इन रिलेशनशिप नहीं होते थे, लेकिन आज लिव इन रिलेशनशिप हैं, और ये अब सामान्य चीजें हो चुकी हैं। पहले जब शादियां होती थी तो जो माँ बाप होते थे, माँ बाप बाकायदा रिश्ता देखते थे, जिसके चलते वो रिश्ते लंबे खिंचते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो आज लव मैरिज एक फैशन बन चुका है। आज सिर्फ प्यार के एवज में, प्यार के चक्कर में जब लड़का लड़की पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे के गुण नहीं देखते, उनको सिर्फ या तो सूरत या फिर अट्रैक्शन वो एक दूसरे में देखते हैं, जिसका नतीजा होता है कि या तो ऐसे रिश्ते ज़्यादा चल नहीं पाते या फिर इनका अंजाम ऐसा ही होता है जैसे श्रद्धा का हुआ है। और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यह घटना वास्तविक है। इस घटना से बिल्कुल इस घटना से डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये घटनाएं होती क्यों हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो कसूरवार हैं, माँ बाप भी कसूरवार हैं, यहाँ पर वो लोग भी कसूरवार हैं जो इस तरह की घटनाओं को जब देखते हैं तो उसके बाद वो अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं, डपटते नहीं है, जिसका अंजाम ये होता है कि बच्चा उनसे इतना दूर चला जाता है कि उसके बाद फिर बच्चा चाहकर भी लौटकर नहीं आ सकता है। आज की आपाधापी की हम बात करें, यह समझना बहुत जरूरी है। आज की आपाधापी की हम बात करें तो आज की आपाधापी के जीवन में जहां पर आज इंसान को समय नहीं है एक दूसरे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को यह सबक लेने की आवश्यकता है कि चाहे आप कितने भी बिजी रहें, आपको अपने परिवार के लिए समय निकालना ही चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए समय निकालना ही चाहिए। आप थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को जरूर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपकी पीठ के पीछे आपका बच्चा किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्या आपका बच्चा अच्छे रास्ता यहाँ पर उसने अख्तियार किया है, क्या आपके बच्चे ने गलत रास्ता अख्तियार किया है, ये आपको नहीं मालूम। ये आपको तभी मालूम होगा जब आप बच्चे के साथ बैठेंगे, जब आप उसकी
मॉनिटरिंग करेंगे, जब आप उस बच्चे के साथ बातचीत करेंगे, तभी आपको मालूमात हो पाएगी कि आपका बच्चा आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि आज जिस तरीके से समाज में जो भटकाव की जो स्थिति युवाओं में यहाँ पर जो आ रही है, नशे की जो प्रवृत्ति युवाओं में आ रही है, डिप्रेशन की स्थिति जो युवाओं में आ रही है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को मौत की ओर धकेलने का काम कर रही है। और ये सब जो भी हो रहा है वो इसी समाज में हो रहा है जिस समाज का हिस्सा आफ्ताब भी है, जिस समाज का हिस्सा आप भी हैं और जिस समाज का हिस्सा हम भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस समाज में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। इस समाज में आखिर उन चीजों को धरातल पर उतारा जाए, जिन धरातल पर उतारने के बाद ये जो स्थितियां जो बनती हैं, जो मनोस्थितियां बनती हैं, जो मानसिक विकार जो पैदा हो रहा है ऐसे युवाओं में, वो मानसिक विकार दूर हो सके। क्योंकि जब तक मानसिक विकार दूर नहीं होगा, इस तरह की जो घटनाएं होती रहेंगी और हम लोग सिर्फ इन अखबारों के माध्यम से ऐसी घटनाओं को पढ़ेंगे और सिर्फ एक दूसरे से बातचीत करके खाना पूर्ति करेंगे। लेकिन अब सवाल खाना पूर्ति का नहीं है, क्योंकि ये जो घटना है बहुत ही नृशंस ये हत्याकांड हुआ है और इससे पहले लोग भूल चुके थे इस घटना को। 12 साल पहले जो हत्याकांड का हमने जिक्र किया था, जो अनुपमा हत्याकांड हुआ था, वो भी ऐसे ही हत्याकांड हुआ था और उस हत्याकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। क्योंकि वो शख्स अपनी पत्नी से इतना आजिज आ चुका था, वो ऐसी क्या कंडीशंस थी जो आज तक कंडीशंस बाहर नहीं आ पाई कि 72 टुकड़े करने को वो शख्स विवश हुआ। उसके बाद उस शख्स ने उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर डाला। वही हालात अब देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में, जहां आफ्ताब ने उस लड़की को, जिस लड़की को बेइंतहा प्यार करता था, 3 साल तक जो लोग साथ रहे, उसके बाद शहर भी उन्होंने साथ छोड़ा, घूमने भी वो लोग गए ताकि उनके बीच जो झगड़े हैं, जो दूरियां हैं वो कम हो सके। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या कंडीशन बनी कि उस शख्स ने उसका गला दबाकर हत्या करी और उसके बाद उसके 35 टुकड़े किए। तो ये दिल दहला देने वाली घटना तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमको सोचने पर विवश जरूर ऐसी घटनाएं कर देती हैं और हमको सोचना भी होगा, क्योंकि हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है समाज को सही दिशा देने की, सही जानकारी देने की। और चूंकि अब मीडिया है तो मीडिया, जाहिर सी बात है कि अगर सही जानकारी और सही माध्यम अगर हम बन सके तो कई लोगों की जिंदगियों को हम बचा सकते हैं। पुलिस की जहां तक बात है तो जाहिर तौर पर दिल्ली है, दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन जिस तरीके से वो खुलेआम वो शख्स घूमता नजर आया, उस शख्स को कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा रोकना चाहिए था, पुलिस द्वारा टोकना चाहिए था, लेकिन कहीं पर भी रोक टोक नजर नहीं आई, जो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि जिस दिल्ली को हम महफूज कहते हैं, जो दिल्ली जहां पर हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि महरौली क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की नजर आफ्ताब पर नहीं पड़ी, उसके बैग पर नहीं पड़ी। और अगर पुलिस की नजर पहले ही आफ्ताब पर पड़ जाती तो शायद ये जो घटना हुई है, इस घटना का खुलासा पहले ही हो जाता। लेकिन हाँ, देर हो चुकी थी। श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। श्रद्धा के माँ बाप जब दिल्ली पहुंचते हैं तो पुलिस के द्वारा उनको पता चलता है कि आफ्ताब ने ही वो खून किया है। उसके बाद जो पछतावा उनके घर वालों को हुआ होगा, हालांकि उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की थी श्रद्धा को समझाने की, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। लेकिन अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि आफ्ताब को किसी तरह का कोई भी दुख नहीं है। जो वहां के जो लोग, जो खासतौर पर वो लोग जहां से उसने खरीदारी की थी, ये उन लोगों का मानना है। लेकिन जिस तरीके से मानसिक विकार का हमने जिक्र किया था, क्योंकि जो मनोचिकित्सक है उन्होंने स्टडी जब इस केस को किया तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं जो असर है वो सोशल मीडिया का असर होता है, फिल्मों का असर होता है, टीवी का असर होता है। और ये असर इतना घातक हो सकता है किसी पर कि वो इस रूप में यहां पर निकल कर आ सकता है। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं, ये जिम्मेदारी उन पुलिस कर्मियों की भी है जिनकी ये ड्यूटी थी कि वहां पर पूछताछ करते, सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता। ये जिम्मेदारी फिल्म प्रोड्यूसर्स की भी है, ये जिम्मेदारी टीवी के उन लोगों की भी है, उन सीरियल मेकर्स की भी है, जिनका काम सिर्फ चीजों को परोसना नहीं बल्कि उनको एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश भी करनी चाहिए ताकि इस तरीके से जो मानसिक विकार आज पैदा इस समाज में हो रहे हैं वो मानसिक विकार दूर हो सके, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिल सके। सिर्फ मकसद ये नहीं कि आपको पैसा कमाना है, मकसद ये भी होना चाहिए कि पैसा तो आप जरूर कमाइए, लेकिन पैसे के साथ साथ कम से कम एक सीख आप ऐसी दीजिए ताकि इस तरीके से जो मानसिक विकृति वाले लोग हैं, वो मानसिक विकृति वाले लोग समझ सकें कि जो चीजें ये गलत हैं और इसका अंजाम गलत ही होगा। तो ये सोचना और समझना हम सबका तो नैतिक कर्तव्य है ही, लेकिन साथ ही एक आग्रह है
क्राइम पेट्रोल का उन तमाम प्रोड्यूसर से कि कृपया ऐसी चीज परोसने की कोशिश करें जिन चीजों से सकारात्मकता पैदा हो, ना कि नकारात्मकता पैदा हो। और ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसी श्रद्धा और ऐसी अनुपमा हत्याकांड की न जाने कितने ऐसे कांड लगातार इसी तरीके से हमारे सामने उजागर होते रहेंगे और हम और आप बैठकर तमाशबीन बनकर सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी प्रोड्यूसर्स की भी है, ये जिम्मेदारी माँ बाप की भी है। और हम तो आग्रह करते हैं क्राइम पेट्रोल की टीम तमाम उन माँ बाप से जो अपनी आपाधापी के जीवन में इतना व्यस्त हो चले हैं कि उन पर समय नहीं है, तो कृपया करके वो समय जरूर निकालें अपने बच्चों के लिए, ताकि इस तरह की घटना से किसी माँ बाप को रूबरू ना होना पड़े। नमस्कार।